हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इवोल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने हेरिडिटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट की बात की थी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था और उसके कुछ लॉज पढ़े थे हमने। आज हम बात करेंगे इवोल्यूशन की। सबसे पहले इवोल्यूशन है क्या? हमने आई थिंक हेरिडिटी वाली टॉपिक में भी थोड़ा सा इसके बारे में देखा था कि किस तरीके से होता है, बट दोबारा से हम इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सपोज ये आपकी P1 जनरेशन है। आपको मालूम है कि पेरेंट जनरेशन से कुछ कैरेक्टर्स या कुछ ट्रेड्स ट्रांसफ़र होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, राइट? तो अगर यहाँ से कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हुए, जब कैरेक्टर्स कह लो या ट्रेड्स कह लो, F1 जनरेशन में सारे कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और कुछ अपने आप दूसरी जनरेशन में डेवलप होते हैं। ये तो ट्रेड्स जो इनहेरिटेड हुए, कुछ अपने आप चेंजेस आते हैं, राइट? जिसको हमने शायद आपने पढ़ा होगा, ट्रेड्स भी दो टाइप के होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स एंड एक्वायर्ड ट्रेड्स। तो ये F1 जनरेशन हुई, फिर इसके बाद आपकी F2 जनरेशन आई, फिर इसके बाद आपकी F3 जनरेशन आई। ऐसे करते 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 सपोज F10,000 आपकी F10,000 जनरेशन है। तो अब जो इस जनरेशन से इस जनरेशन में चेंजेस हुए, मतलब कि DNA कॉपी जब हुआ तो उसमें कुछ एरर आता है, तो ड्यू टू सम एरर दूसरी जनरेशन में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेरिएशंस, राइट? अब F1 से F2 में कोई वेरिएशन होगा, F2 से F3 में होगा, ऐसे करते 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 F1000 तक वेरिएशंस हो जाएंगे। अब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे जब चेंजेस आते हैं तो उसको हम वेरिएशंस बोलते हैं। लेकिन आप सोचो कि इस जनरेशन और इस जनरेशन F10,000 जनरेशन में कितना वेरिएशन आ चुका होगा। मतलब कि हो सकता है कि आपको पता ही नहीं लगे कि ये जो F10,000 जनरेशन है ये इससे आई है, मतलब ये इसका कॉमन एंसेस्टर है। तो इस जो इतने जो चेंजेस की हम बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। क्योंकि आप इस जनरेशन और इस जनरेशन की अगर बात करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसके कॉमन एंसेस्टर्स ये हैं। मतलब कि यहाँ से जो यहाँ चेंजेस आए होंगे वो शायद थोड़े से होंगे, मतलब कुछ कैरेक्टर्स में चेंज आया होगा ड्यू टू सम एरर, फिर इससे इसमें भी कुछ, लेकिन इसके और इसके जनरेशन के बीच बहुत सारा जनरेशन गैप है। तो बहुत सारे चेंजेस आते 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 हो सकता है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही कन्वर्ट हो जाए, कुछ और ही चेंजेस आ जाए उसमें। तो ऐसे चेंज को हम बोलते हैं इवोल्यूशन, राइट? तो अब आपको इवोल्यूशन तो समझ में आ गया कि किस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरा हम बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन। दो तरीके के ऑर्गन्स होते हैं। आप ये देख रहे हो कुछ पिक्चर्स यहाँ पे, ह्यूमन, कैट, व्हेल, बैट, ये क्या है? ये इसके 4 लिम्स हैं। अब होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? जहाँ पर सेम ओरिजिन हो बट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करें, डिफरेंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन का ये हाथ है, 4 लिम्ब है, सेम है। कैट का भी 4 लिम्ब है, ये व्हेल का भी 4 लिम्ब है और ये बैट का भी 4 लिम्ब है। तो मतलब जो ओरिजिन है वो आपका चारों में सेम है। ये चारों के चारों 4 लिम्ब्स हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के, लेकिन इनका काम जो है वो डिफरेंट है। जैसे ह्यूमन के 4 लिम्ब की बात करें, हाथ की, तो बहुत सारे परफॉर्म करते हैं हम लोग इस टास्क से। कैट जो होता है वो चलने के लिए यूज़ करता है इसको, जो व्हेल है वो स्विमिंग के लिए यूज़ करते हैं और जो बैट है वो फ्लाइट के लिए यूज़ करते हैं। तो दैट मीन्स कि सेम ओरिजिन से ये चारों के चारों हैं, बट ये जो फंक्शंस हैं इनके वो डिफरेंटली परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स, राइट? नेक्स्ट है आपका
एनालॉगस ऑर्गन्स। अब इसमें भी आप देख रहे होंगे कुछ एनिमल्स के हमने कुछ पार्ट्स दिखाए हैं इसमें। अब इसमें क्या होता है एनालॉगस में, इसमें आपके डिफरेंट ओरिजिन होते हैं, एग्जैक्टली अपोजिट होता है होमोलोगस के। वहाँ पे सेम ओरिजिन था, यहाँ पे डिफरेंट ओरिजिन है बट परफॉर्म सेम फंक्शन। और होमोलोगस में हमने क्या देखा था कि वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते थे सेम ओरिजिन वाले, राइट। अब जैसे आप ये इंसेक्ट को देख रहे हो, इंसेक्ट के जो विंग है, बर्ड का देख लो, बैट का देख लो, ये सब डिफरेंट ऑरिजिन्स है। बैट का वो होता है ना स्किन डेवलप हो जाती है, उससे वो फ्लाइट के यूज़ में करता है। इंसेक्ट का जो होता है विंग, वो उसके बॉडी के अंदर से निकलता है। तो ये जितने भी विंग्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट ऑरिजिन से आए हैं, लेकिन इन चारों का फंक्शन एक ही है, फ्लाइट। तो इस ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स, राइट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेचुरली सेलेक्ट की जाती है। मतलब अगर आप एक स्पीशीज़ के कॉमन एंसेस्टर की बात करो और जो प्रेजेंटली स्पीशीज़ है उसकी बात करो, तो आपको कभी नहीं लगेगा कि वो स्पीशीज़ सेम है, बट एक्चुअली में वो सेम होती है। तो चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, अपनी एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसको हम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट भी बोलते हैं, और उनकी बुक में इस चीज़ के मेंशन है। उस बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। अब क्या होता है इसके अंदर ये देखते हैं हम। जैसे सपोज आपने जिराफ, तो पता ही होगा आपको जिराफ के बारे में। अब चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा कि कुछ जो चीज़ें होती हैं, कुछ जो चेंजेस होते हैं वो नेचुरली सेलेक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जिराफ है, अगर वो नीचे प्लांट्स को खा रहा है, उसके बाद एक पॉइंट पे अगर ख़त्म हो गए, तो अगर वो ट्रीज़ पे चला जाए उस चीज़ को खाने के लिए, तो उसने क्या किया कि ट्रीज़ की हाइट जो है वो ज़्यादा है, वो धीरे 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 उस इन्वायरमेंट को अडेप्ट करता रहा, और उसकी जो गर्दन होती है जिराफ की वो लंबी होती गई। तो वो नेचुरली सेलेक्ट हुआ, मतलब आगे की जो जनरेशन आई उसमें उनकी जो नेक है वो बहुत बड़ी हो गई। और एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। जैसे सपोज एक एरिया में बहुत सारे बीटल्स हैं, राइट। अब ये जो बीटल्स हैं ये रेड कलर के हैं, क्लियर। अब क्या हुआ कि बहुत सारी जनरेशन के बाद इसमें एक और बीटल आया इस रेड से, जो सपोज कर लो आप ब्लू कलर का है, राइट। अब ये ब्लू कलर का, अब क्या हुआ कि एक्सीडेंटली ये वाली जो जनरेशन थी, इसके जो इंडिविजुअल्स थे हमारे पास बहुत सारे थे। सपोज मान लो आप 99% रेड बीटल्स थे और सिर्फ 1% आपका ब्लू बीटल्स थे। अब इसके अंदर ऐसी कैरेक्टर्स हैं जो वो नेक्स्ट जनरेशन को पास कर सकता है, राइट। तो ये हमारे पास बहुत कम थे और ये हमारे पास बहुत ज़्यादा थे। अब एक्सीडेंटली क्या हुआ कि जो ये रेड बीटल्स हैं ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए, डेथ हो गई इनकी, या कुछ भी हुआ ऐसे एक्सीडेंटली कि ये सब मर गए, और आपके पास कौन से वाले बचे, ब्लू वाले बचे। तो अब ब्लू वाले क्या हुआ कि आगे जब जनरेशन इनकी बढ़ती गई तो अब ब्लू वाली बीटल्स की ना परसेंटेज ज़्यादा हो गई, सपोज 80, और रेड हमारे ख़त्म होने लगे। तो ये एक कॉज होता है कि कैसे चेंजेस आता है, कैसे एक स्पीशीज़ से दूसरे स्पीशीज़ में इवोल्यूशन होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसी का देखते हैं, बीटल का। जैसे अब ये बीटल्स हैं आपके रेड कलर के। अगर हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करें कैसे, अब क्या हुआ कि इन्होंने मेटिंग हुई, मेटिंग के बाद सपोज इन्होंने कुछ एक ग्रीन कलर के बीटल्स आ गए आपके पास, एक स्पीशीज़ आ गई। अगेन ये आपके पास 99% थी, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप हुए, कुछ ऐसा वेरिएशन हुआ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कि इसकी मेटिंग के बाद क्या हुआ कि आपके ग्रीन कलर के बीटल आ गए। अब नेचुरली कैसे सेलेक्ट हुआ, अब जैसे बीटल्स जो होते हैं वो लीव्स पर होते हैं, राइट। अब ये बताओ कि ये जो ग्रीन बीटल्स हैं ये ग्रीन लीफ पर है,
और अगर मैं बात करूं कि ये रेड बीटल है, तो जब क्रो आएगा खाने के लिए तो रेड वाला बीटल ज़्यादा उसको एकदम से क्लियर होगा या ग्रीन वाला बीटल होगा? ऑब्वियसली उसको रेड बीटल ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, वो एकदम से क्रो उसको देख लेगा, तो ये रेड बीटल को खाना शुरू कर देंगे क्रो। अब जब इसको खाना शुरू कर देंगे और ये बच रहा है, क्योंकि ग्रीन के ऊपर ग्रीन कलर दिखेगा ही नहीं, तो मतलब ये वाली जो स्पीशीज़ है ग्रीन कलर की, ये डोमिनेंट होने लगेगी, ये ज़्यादा सर्वाइव करने लगेगी, और आपकी जो ये रेड वाली है ये गायब होने लगेगी। तो क्या होगा? सेम कि ग्रीन वाले की जो है परसेंटेज वो बढ़ती चली जाएगी और रेड वाले की घटती चली जाएगी। तो इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। मतलब नेचर ने खुद ही उस चीज़ को सेलेक्ट किया, खुद ही उसको सेलेक्ट करके कहा कि ये वाली स्पीशीज़ अब सर्वाइव करेगी और रेड वाली स्पीशीज़ सर्वाइव नहीं करेगी। तो यही चार्ल्स डार्विन की थ्योरी थी कि कुछ चेंजेस को नेचर सेलेक्ट करता है। मतलब ऐसा नहीं कि नेचर ने बोला कि तुम मेट करके ग्रीन बीटल ही दो, नहीं, बाय चांस ऐसा हुआ कि यहाँ से रेड बीटल से किसी एक जनरेशन में ग्रीन बीटल्स आ गए। अब ग्रीन बीटल्स को सरवाइव करने के लिए नेचर ने परमिशन दे दी कि नेचर ने सेलेक्ट कर लिया कि अब ये स्पीशीज़ सरवाइव करेगी और ये स्पीशीज़ सरवाइव नहीं करेगी, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, स्पीशिएशन। ये क्या होता है? जब एक नई स्पीशीज़ डेवलप होती है पुरानी स्पीशीज़ से, मीन्स व्हेन द न्यू स्पीशीज़ डेवलप फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वंस इज कॉल्ड स्पीशिएशन। अब कैसे बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे वेरिएशन की वजह से स्पीशीज़ डेवलप हो गई, जेनेटिक ड्रिफ्टिंग की वजह से हो गई, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से हो गई, कोई भी रीज़न हो सकता है कि एक पुरानी स्पीशीज़ से एक न्यू स्पीशीज़ डेवलप हो गई। देखते हैं एक बार कुछ एग्जाम्पल करके, मैं आपको कोशिश करती हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्पीशीज़ हैं बहुत सारी, एक पॉपुलेशन है स्पीशीज़ की। ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन या ज्योग्राफिकल बैरियर्स, जैसे आपके रिवर फॉर्मेशन होता है, माउंटेन रेंजेस होती हैं, ग्लेशिएशन होता है, इन सब रीज़न की वजह से क्या हुआ कि इनके बीच में एक बैरियर आ गया। बैरियर आया तो सपोज ये डिवाइड हो गई। अब कुछ पॉपुलेशन यहाँ पर हो गई और कुछ पॉपुलेशन यहाँ पर हो गई, ये आपका बीच में ये ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया, राइट। अब क्या होगा कि यहाँ वाली जो स्पीशीज़ है ये आपस में मेटिंग करने लगेंगी, है ना। ये आपस में मेट करके न्यू स्पीशीज़ फॉर्म कर लेंगी, मतलब ये अपना अलग करती जाएंगी, ये अपना अलग करती जाएंगी, और इनके बीच में जो बैरियर होगा वो ऐसा होगा कि ये स्पीशीज़ यहाँ पे पहुँच ही नहीं पाएगी, या यहाँ की कोई स्पीशीज़ यहाँ पर आ ही नहीं पाएगी। ऐसे करते करते सपोज करो कि 100,000 10,000 जनरेशन बीत गई और यहाँ की कोई स्पीशीज़ यहाँ नहीं आ पाई और यहाँ की कोई स्पीशीज़ यहाँ नहीं आ पाई। तो अगर अब 10,000 साल के बाद मैं बात करूँ तो क्या एक यहाँ का सपोज मेल और यहाँ का फीमेल अगर मिले सपोज, तो मिलने के बाद जब मेटिंग हुई तो वो उनके जो स्पर्म्स होंगे, एग बोल लो या ओव्यूल बोल लो, वो कैपेबल ही नहीं होंगे रिप्रोड्यूस करने के लिए। मतलब इस स्पीशीज़ में और इनकी स्पीशीज़ में इतना ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा कि दोनों मेट ही नहीं कर पाएंगे, रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे जनरेशन के। तो ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं कि ड्यू टू ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ये दोनों स्पीशीज़ अलग अलग हो गई। मतलब इसकी जो बहुत जनरेशन के बाद एक स्पीशीज़ होगी वो अलग होगी, और इसकी जो बहुत सारी जनरेशन के बाद स्पीशीज़ होगी वो अलग होगी। तो इस तरीके से न्यू स्पीशीज़ फॉर्म्ड हो गई एक ही स्पीशीज़ से। और भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, जैसे इसी का अगर मैं बोलूँ, अगर हम यहाँ पे टाइम ले लें और यहाँ पे हम स्पेस ले लें, तो आपके पास एक एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन हुई, राइट। अब ये एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, लोकल फॉर्म्स, दोनों की लोकल फॉर्म्स, एक स्पीशीज़ यहाँ हो गई और ये एक यहाँ पे हो गई। अब इनके बीच में क्या हुआ, एक बैरियर आ गया, जियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। अब जो यहाँ से स्पीशीज़ फॉर्म्ड होगी वो स्पीशीज़ ए होगी
और यहाँ से जो स्पीशीज़ फॉर्म होगी वो स्पीशीज़ बी होगी, राइट। तो अब अगर ये मेट करने लगे बहुत सारी जनरेशन के बाद तो ये कर ही नहीं पाएंगे, कैपेबल ही नहीं हो पाएंगे ड्यू टू जेनेटिक आइसोलेशन, ठीक है। तो ये एक इस तरीके से होता है आपका न्यू स्पीशीज़ फॉर्म्ड होना एक ही स्पीशीज़ से। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम फ्रूट फ्लाई की बात करते हैं, ठीक है। अब फ्रूट फ्लाई जो है वो एक पर्टिकुलर ट्रीज़ पर ग्रो करती है और उसके बाद यहीं पर वो उसको नरिशमेंट मिलता है और यहीं से वो अपनी स्पीशीज़ को, न्यू स्पीशीज़ को जनरेट करती है। अब अगर कोई और सपोज एप्पल ट्री आ गया, अब क्या होगा कि एक फ्रूट फ्लाई स्पीशीज़ जो है वो इस ट्री पर समर में होती थी, लेकिन अब दूसरी कंट्री में कोई और एप्पल का ट्री इंट्रोड्यूस हो गया विंटर के टाइम पे, और क्या हुआ कि ये फ्रूट फ्लाई यहाँ से ट्रांसफ़र होके इस पर आ गई, इस एप्पल ट्री पर आ गई, क्योंकि यहाँ पे उसको ज़्यादा नरिशमेंट मिल रहा है। तो जो एरिया चेंज हुआ आपका, जो वेरिएशन हुआ, यहाँ पे जो स्पीशीज़ आएगी वो कोई और स्पीशीज़ होगी। सपोज़ यहाँ की स्पीशीज़ को हम ए ले लेते हैं और यहाँ की स्पीशीज़ को हम बी ले लेते हैं। तो स्पीशीज़ जो थी वो तो सेम थी, लेकिन क्योंकि उसने अपना एरिया चेंज कर लिया, क्योंकि उसने अपना डिस्टेंस बढ़ा लिया, तो अब जो यहाँ पे बहुत सारी जनरेशन के बाद स्पीशीज़ जनरेट होगी वो दूसरी स्पीशीज़ जनरेट होगी। हुई वो एग्जिस्टिंग वन से ही, लेकिन डिफरेंट हुई, तो इसको भी हम स्पीशिएशन ही बोलते हैं, राइट। अब एक और एग्जाम्पल हम अगर बात करें, सपोज़ एक एरिया है, यहाँ पे स्पीशीज़ है ए स्पीशीज़ है बहुत सारी, फिर एक दूसरा एरिया है, यहाँ पे भी स्पीशीज़ है, फिर एक तीसरा एरिया हो गया, यहाँ पे हम बहुत सारी ले लेते हैं इस ए स्पीशीज़ को, फिर यहाँ पे भी हुआ, ठीक है। फिर एक और एरिया हो गया जिसमें कम हो गई यहाँ पे। तो ये सपोज़ एक कंट्री है और ये यहाँ पे दूसरी कंट्री है, तो आप देख रहे हो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री ये इससे मेट ही नहीं कर पाएगी, मतलब ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस स्पीशीज़ तो माइग्रेट हुई धीरे धीरे, लेकिन वो इतनी दूर माइग्रेट हो गई कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंच गई। अब जब दूसरी कंट्री में पहुंच गई तो इनके जो चांसेस हैं मेटिंग के वो एकदम मतलब 1% से भी कम के चांसेस हो गए। तो आप सपोज़ करो कि बहुत सारी जनरेशन के बाद, सपोज़ 1000 ईयर्स के बाद या 1000 जनरेशन के बाद अगर यहाँ की कोई स्पीशीज़ और यहाँ की कोई स्पीशीज़ मेट करेगी तो वो कैपेबल ही नहीं होगी। दैट मीन्स यहाँ की स्पीशीज़ जो फॉर्म करेगी एक स्पीशीज़ लेट्स से बी, और यहाँ की कोई स्पीशीज़ जब मेट करके प्रोड्यूस करेगी लेट्स से सी, तो ये स्पीशीज़ और ये स्पीशीज़ एकदम डिफरेंट होगी, पर इनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन है। तो स्पीशिएशन का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो भी न्यू स्पीशीज़ डेवलप हुई एग्जिस्टिंग वन से, उसको हम स्पीशिएशन बोलते हैं। दोनों स्पीशीज़ एक दूसरे से डिफरेंट है, इसी तरीके से वेरिएशन होता है। आप देखो बहुत सारे हमें भी नहीं पता कि ह्यूमन भी जहाँ से आया है वहाँ से कितना चेंजेस हुआ है। आपको मालूम है ना, ह्यूमन जो इवोल्यूशन हुआ है उसकी जो कॉमन बहुत पुरानी स्पीशीज़ अगर मैं बात करूँ तो होमो सेपियंस है। तो अब होमो सेपियंस के ही हम पार्ट हैं, लेकिन वो जनरेशन टू जनरेशन इतना ज़्यादा चेंजेस आया, इतने ज़्यादा वेरिएशंस हुए कि आज जो हम हैं वो एकदम डिफरेंट स्पीशीज़ है हमारे एंसेस्टर स्पीशीज़ से। तो इस तरीके से ये प्रोसेस करता है। सो आज ये जो इवोल्यूशन चैप्टर है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग।